नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज़। मैं हूं आपके साथ पूजा रघुवीर। हमारे इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद है स्टूडियो में मुल्तानी हॉस्पिटल के डायरेक्टर समीर मुल्तानी जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। आज हम समीर मुल्तानी जी से जानेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट में ये कितनी फ़ायदेमंद है। ये सारी बातचीत आज हम जो है समीर मुल्तानी जी से करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपसे, कैंसर ये नाम सुन के ही लोग डर जाते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बहुत समस्याएं अब सामने आ रही है कैंसर को लेकर। आए दिन हम केसेस सुनते हैं और कई प्रकार के कई सारे कैंसर हम देख रहे हैं कि आ रहे हैं। आज से 20 साल पहले की हम बात करें तो हमने ये नाम भी नहीं सुने थे, लेकिन आज हम डरे हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस डिजीज़। सो मैं जानना चाहूँगी, जनता जानना चाहेगी, आपने एक नई चीज़ कहेंगे इंट्रोड्यूस की है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो ये क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं और ये कितनी फ़ायदेमंद होगी अगर हम बात करें एलोपैथी की या किसी भी चीज़ की, तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्यों हम उसमें जाएं और क्यों हमें उस तरफ जाना चाहिए? मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है ये प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। जो हमारे प्लांट वगैरह रहते हैं उनसे अर्क निकलता है, उनके कोलोबेशन विधि से उनका अर्क निकाल के एक एसेंस बनाया जाता है जिसको इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहते हैं। इलेक्ट्रो होम्योपैथी हमारी शरीर की जो पित्त और लिम्फ रहती है उस पर असर करती है। जो प्लांट रहता है उस प्लांट की नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी को हम निकालते हैं विधि द्वारा, एक कोलोबेशन विधि कहते हैं उसको। वही हमारे शरीर पे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस करती है, जिसके कारण से रिजल्ट काफ़ी बढ़ जाते हैं। दूसरी पैथियों के अगेंस्ट या देखा जाए तो हमारी पैथी में कोई इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं और कुछ भी नहीं, और पूरी पैथी जो है हमारी प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। जी डॉक्टर साहब, आजकल प्लांट बेस्ड बहुत सारी चीज़ें चल रही है, क्योंकि अगर हम बात करें एलोपैथी की तो दवाइयों की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो जो दवाइयाँ हैं केमिकल होता है उसमें, और बहुत सारी चीज़ें होती है। बात करें कि जानवरों की बहुत सारी चीज़ों से वो बनाई जाती है, तो कहीं ना कहीं ये नुकसानदायक भी होती है। लेकिन आप प्लांट बेस्ड बता रहे हैं इस चीज़ को, तो क्योंकि हम सुन रहे हैं आजकल बहुत सारी चीज़ें आ रही है प्लांट बेस्ड, खाना भी आ रहा है प्लांट बेस्ड, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, तो ये किस हद तक फ़ायदेमंद हो सकती है? ये पूरी 100% फ़ायदेमंद है, क्योंकि प्लांट में ही नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी होती है। दूसरी किसी भी विधि में प्लांट बेस्ड मेडिसिन बहुत सारी आती है मार्केट में। हम आयुर्वेद, होम्योपैथ या यूनानी की बात करें तो वो भी प्लांट बेस्ड होती है, मगर हमारी जो पैथी है उसमें हम जो प्लांट रहता है उससे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी लेते हैं, उससे उसके अर्क को पूरा निकाल के कोलोबेशन विधि से जो होते हैं एसेंस जो निकालते हैं हम, वो उनका पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी रहती है। दूसरी किसी भी पैथी में उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। जी डॉक्टर साहब, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी क्या होती है, ये थोड़ा सा आप डिटेल में समझाइए। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जैसे हमारा रक्त है और लिम्फ है, ठीक है। हमारे शरीर में अगर रक्त में कोई भी खराबी आएगी तो जिससे हम बीमार होते हैं, तो वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को डाउन करता है। तो हम प्लांट से वही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी लेते हैं। तो किसी मात्रा में किसी पेशेंट को पॉजिटिव एनर्जी देना है, किसी को नेगेटिव एनर्जी देना है, उस तरीके से पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको वो एनर्जी दी जाती है जिससे वो जल्दी ठीक हो जाता है। और इसमें कोई केमिकल नहीं रहता है, कुछ नहीं रहता है, ये 100% हर्बल प्योर रहती है। जी जी जी। इसके अलावा आजकल जो है कैंसर जो है लोगों को पता नहीं चलता है कि उन्हें कैंसर है, तो ये होम्योपैथी के ज़रिए कैसे पता लगाया जाए और कैसे सही समय पर पता लग जाए? देखिए, कैंसर बीमारी एक ऐसी डिजीज़ होती है कि जब कैंसर का पता चलता है तो पूरा परिवार उसमें टेंशन में आ जाता है कि उनको ये लगता है कि हमारा पेशेंट मरने वाला है या ये। हमारे शरीर में कहीं पे भी गांठ हो रही है, जिसको गठान वगैरह ये बोलेंगे, अगर वो पता चलती है तो उसके थ्रू कैंसर का हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में गठान हो रही है। तो गठान कहाँ हो रही है, वो बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, उसके कारण से हमें कैंसर का पता चलता है। जब कैंसर हमारे शरीर में होता है तो सबसे पहले प्रक्रिया होती है कि हम उसकी जांच करवाएं। उसकी बायोप्सी होती है जांच, उसमें हमें पता चलता है कि जो हमारा ट्यूमर है वो कैंसर सेल्स ट्यूमर है या बिनाइन ट्यूमर है। तो वो बायोप्सी के थ्रू पता चलता है।
बायोप्सी ही एक मूल कारण है क्या कैंसर का पता लगाने के लिए? क्योंकि ये भी माना गया है कि बायोप्सी करवाने से कैंसर के सेल्स जो होते हैं वो फैल जाते हैं और उस वजह से पेशेंट की हालत उस दिन से ही गिरने लग जाती है जब बायोप्सी होती है। तो ये किस हद तक सही है? बायोप्सी हम लोग हमारी पैथी में सजेस्ट नहीं करते करवाने के लिए, क्योंकि जब भी बायोप्सी होती है तो कैंसर सेल्स फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हम लोग अगर चाहे तो बायोप्सी ना करवाते हुए सीटी स्कैन, पेट स्कैन या एमआरआई के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि वो जो ट्यूमर है वो कौन सी स्टेज का ट्यूमर है और किस कंडीशन का है। उसमें भी हमें कैंसर के पता चल जाता है कि ये कैंसर सेल्स का ट्यूमर है। जी जी जी। इसके अलावा आपने अपने करियर में कितने प्रकार के कैंसर देखे हैं और उनका इलाज किस हद तक आज के अगर दौर में हम बात करें कि सीमित है, हो सकता है, 100% हो सकता है? कैंसर में वैसे तो काफ़ी हद तक मैंने कैंसर लगभग सभी देखे हैं और कैंसर का इलाज अगर हम बात करें तो पेशेंट अगर प्राइमरी स्टेज या फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हमारे पास आ जाए तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। अगर कैंसर क्योर नहीं होता है तो वो या तो फोर्थ स्टेज में या मेटास्टेटिस स्टेज में चला जाता है। मेटास्टेटिस स्टेज उसको बोलेंगे जब कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करना चालू हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हमारे लंग्स में कैंसर हुआ, अब लंग से वो लीवर में जा चुका है, लीवर से किडनी में जा चुका है, किडनी से स्पाइन तक पहुंच चुका है, तो उस कंडीशन में पेशेंट का बचना तो मुश्किल रहता है, मगर ये है कि हमारी पैथी में उसको काफ़ी लंबे टाइम तक हम जिंदा रख सकते हैं। अच्छा। अगर पैथी में अगर बात करें कि अगर किसी ने सजेस्ट किया कि आपके मरीज की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, अब इनका कुछ नहीं हो सकता, आप इनके घर ले जाइए, सेवा कीजिए, ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 6 मंथ जिंदा रह पाएंगे, हम उनको हमारी ट्रीटमेंट के द्वारा कम से कम ये मान के चलिए कि 6 साल 10 साल तक उनको बिना दर्द के जिंदा रख सकते हैं। जी जी जी, ये तो बहुत ही बेहतर, बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा क्या मूल कारण होते हैं कैंसर होने के, जिससे कि पहले क्योर अगर हो जाए तो ये किसी के लिए भी बहुत अच्छी बात होती है, तो कैसे इससे बचा जाए और क्या मूल कारण होते हैं जिससे कि कैंसर होता है? कैंसर के मूल कारण बहुत सारे होते हैं। कैंसर किसी भी कारण से फैल सकता है। जैसे मेन अगर कारण माने तो तंबाकू है, बीड़ी सिगरेट वगैरह है, ये तो जो सेवन करता है उसके लिए कहते हैं कि कैंसर हो जाता है। कभी कभी हमने ये भी देखा है कि जो कभी तंबाकू नहीं खाता उसको भी माउथ कैंसर हो जाता है। तो उसका कारण रहता है रासायनिक पदार्थ। जो आज हम कुछ भी खा रहे हैं तो पेस्टिसाइड्स वगैरह के खा रहे हैं, हमें प्योर कुछ नहीं मिल रहा है। हम एक एप्पल भी खाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत लाल है, ये अच्छा रहेगा, मगर वो इंजेक्टेबल के थ्रू लाल किया गया है। तो वही केमिकल हमारी बॉडी में जाते हैं जिसके कारण से कैंसर का खतरा काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इससे कैसे बचा जाए, क्योंकि ये तो ज़रूरत की चीज़ें हैं, फल हो गए, सब्जियां हो गई, इनसे अगर कैंसर हो रहा है तो कैसे इससे बचा जाए? इससे बचने के लिए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल सभी चीज़ों में मिलावट हो रही है। मगर इससे हम ये कर सकते हैं कि ऑर्गेनिक खेती वगैरह जो होती है वहाँ से हम फल खरीदें। ऑर्गेनिक खेती में केमिकल्स नहीं मिलेंगे आपको, और प्लास्टिक का जितना उपयोग हो सकता है वो कम से कम करें। अभी हम चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो डिस्पोजल में पीते हैं, वो प्लास्टिक के और वो रहते हैं, उनको अवॉइड करने की वजह कागज या उसके डिस्पोजल यूज़ करें, या चीनी के कप वगैरह यूज़ करें। जी जी जी। इसके अलावा मुल्तानी हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से कैंसर का ट्रीटमेंट संभव है, और अभी तक कितना ये जो ट्रीटमेंट हुए हैं ये संभव हो सके हैं अभी तक अगर हम बात करें? मुल्तानी हॉस्पिटल में हम सभी प्रकार के कैंसर पे ट्रीट करते हैं, सभी प्रकार के कैंसर ठीक कर सकते हैं। मेनली कैंसर जो होते हैं वो लंग कैंसर होता है, गॉल ब्लैडर का कैंसर होता है, आहार नली का कैंसर होता है, ईसोफेगस कैंसर होता है, बोन कैंसर होते हैं। इन कैंसरों में सभी में हमारे रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं और पेशेंट काफ़ी संतुष्ट होकर जाते हैं हमसे। जी जी जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब, क्या कोई कैंसर होने की उम्र होती है या ये कभी भी कहीं भी किसी को भी हो सकता है? अभी तक ऐसा कोई सर्वे या ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कोई पर्टिकुलर उम्र हो कि कैंसर सिर्फ इसी उम्र में होगा। कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है। पहले हम देखते थे कि जो 50 या 60 साल के बाद ही कैंसर को पता चलता था कि इनको कैंसर हुआ। आजकल बच्चों में भी कैंसर होना चालू हो चुके हैं। तो कैंसर की ऐसी कोई पर्टिकुलर उम्र नहीं है। जी। इसके अलावा कैंसर अगर लास्ट स्टेज पर हो, अगर हम बात करें 3rd या 4th स्टेज पर हो, तो क्या इससे मुल्तानी हॉस्पिटल के ज़रिए आपका जो ट्रीटमेंट है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ज़रिए क्योर करना पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कैंसर क्योर हो सकता है फर्स्ट और सेकंड स्टेज में क्योर हो सकता है। मगर सबसे बड़ी
विडंबना कहे या दुविधा कहे कि पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि मुझे कैंसर है। पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट या पता जब चलता है जब वो 3rd या 4th स्टेज में पहुंच चुका होता है जी। जैसे पेशेंट को आहार नली का कैंसर हो या फिर स्टमक कैंसर हो, उसको उल्टी आती है, घबराहट होती है, तो बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाता रहता है, सालों निकल जाता है कि मुझे उल्टी क्यों आ रही है, घबराहट क्यों हो रही है, जब तक डिटेक्ट नहीं हो पाता। जब उसको डिटेक्ट होता है तब वो 3rd या 4th स्टेज में पहुंच चुका होता है जी, अगर ऐसे कोई पेशेंट जिनका अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाए तो हम उसको क्योर करने की गारंटी देते हैं कि अगर कोई हमारे पास 1st या 2nd स्टेज का कैंसर आएगा तो उसको हम क्योर कर सकते हैं जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब कैंसर चाहे कोई भी हो, इतने सारे कैंसर्स के आपने बारे में बताया, यहाँ पर आहार नली हो गया, लंग कैंसर हो गया, इन सब के रीजंस क्या एक ही होते हैं, सेम ही होते हैं? रीजन सेम ही होते हैं, सेम ही, इन्हीं वजहों से किसी भी प्रकार का कैंसर यहाँ पर हो सकता है जी। हाँ, अभी हम वुमेन्स में देख रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक स्टंट भी देखा था जो किसी मॉडल के द्वारा किया गया था कि उन्होंने जागरूकता लाने के लिए ये फैलाया कि कैंसर से बचा जाए, और उसके टीके भी आजकल बनने लगे हैं सर्वाइकल कैंसर के, जो कि शायद बच्चियों को लगते हैं 15 साल की या 14 साल की उम्र तक। तो ये कितना, इससे कितना क्योर होता है, और इसके अलावा वुमेन्स को इससे बचाव के लिए क्या कुछ करना चाहिए कि पहले ही वो क्योर रहे? वुमेन्स के लिए मेनली ये है कि उनको स्तन कैंसर होने के कारण से, स्तन कैंसर उनको होने का मेन कारण ये रहता है कि कभी कभी जब उनकी डिलीवरी वगैरह होती है तो उनके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मिल्क बनना वगैरह स्टार्ट होता है, तो कभी कभी मिल्क की गठान भी बनती है, ठीक है, गाढ़ बन जाती है, उसको लेडीज वगैरह नज़रअंदाज कर जाती है कि ये जो गठान हमारी बनी होगी ये दूध की गठान होगी, और शर्म के कारण बहुत सारी लेडीज कभी किसी को दिखा नहीं पाते हैं, डॉक्टर्स को भी दिखाने में वो अवॉइड करते हैं, और वही गठाने कभी कभी कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है जी। उससे बचने के लिए अगर किसी भी लेडीज को कहीं फील हो रहा है कि मुझे कुछ गठान हो रही है या ऐसा कुछ लग रहा है तो मेमोग्राफी उनको करवा लेना चाहिए जी। और आफ्टर डिलीवरी किसी बच्चा अगर है और 5 या 6 साल का हो गया है और उनको दूध वगैरह सब आना बंद हो गया तो हर वुमन को कम से कम 6 महीने या साल भर में एक बार मेमोग्राफी अवश्य कराना चाहिए जी जी। इसके अलावा डॉक्टर साहब शुगर की अगर हम बात करें तो क्या शुगर के पेशेंट्स को भी कैंसर होने का खतरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, शुगर पेशेंट को भी हो सकता है, थायराइड को भी हो सकता है, किसी भी बीमारी वाले पेशेंट को कैंसर का खतरा बना हुआ रहता है। डॉक्टर साहब थायराइड की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि थायराइड बहुत बड़ी समस्या है, लोग इसे बहुत छोटा समझते हैं और ये आजकल बहुत देखी भी जा रही है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपके रिपोर्ट्स जो होते हैं वो बिल्कुल सही होते हैं कि नहीं आपको थायराइड नहीं है, और कई बार लगता है कि आपका थायराइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इसे कैसे किया जाए? और एक ये भी सवाल था कि क्या थायराइड लाइफ टाइम रहता है एक बार हो जाने के बाद? अगर थायराइड को ख़त्म करना है तो आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा जी। थायराइड को अगर ख़त्म कर सकते हैं तो हम खुद ख़त्म कर सकते हैं। थायराइड की मेडिसिन सिर्फ थायराइड को कंट्रोल करके रखेगी। और आपने जो एक क्वेश्चन बहुत अच्छा किया कि कभी थायराइड बढ़ जाता है कभी नॉर्मल आता है, तो उस कंडीशन में क्या किया, जो हमारी मेडिसिन चलती है थायराइड की, तो हम अगर मेडिसिन कंटिन्यू चलाते हैं तब तक हमारा थायराइड नॉर्मल हो जाता है, फिर उसके बाद उस मेडिसिन को हम 10 दिन 15 दिन या महीने भर छोड़ देते हैं तो हमारा थायराइड नॉर्मल दिखाएगा। फिर हम मेडिसिन बंद कर देते हैं तो हमारा थायराइड डायरेक्ट शूट होके एकदम बढ़ जाता है। बॉडी में थायराइड सिर्फ कंट्रोल रहता है, मेडिसिन बंद करने के कारण से वो एकदम बढ़ जाता है जी जी। तो इसीलिए व्यक्ति को लगता है कि हमारा थायराइड नॉर्मल हो गया था तो वापस कैसे बढ़ गया, मगर वो नॉर्मल नहीं रहता, वो सिर्फ रुका हुआ रहता है जी जी। डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि आपका जो हॉस्पिटल है मुल्तानी होम्योपैथी, तो आप दर्शकों को यहाँ पर क्या बोलना चाहेंगे होम्योपैथी के बारे में, इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ें पता नहीं है और एलोपैथी की तरफ लोग बढ़ते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक निराशा भी हाथ लगती है और हर कोई चाहता है कि वो इन सब चीज़ों से जो है बचा रहे, एलोपैथी के नुकसान से बचा रहे। तो आप इसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जो हमारा हॉस्पिटल है मुल्तानी हॉस्पिटल, वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी पे ट्रीटमेंट करता है कैंसर के लिए। अभी आप अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसके एलोपैथी में अगर देखें तो कीमो होता है, रेडिएशन होता है और प्राइमरी उनकी पहले सर्जरी होती है, फिर कीमो होता है, फिर रेडिएशन। कीमो के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, जो ट्रीटमेंट करते हैं एलोपैथिक डॉक्टर वो खुद बोलते हैं कि कीमो के बहुत सारे साइड इफेक्ट है, और हम देखते भी है कि हमारे सारे शरीर के बाल झड़ जाते, ये हो जाते हैं, मगर हमारे यहाँ पर बिना कीमो बिना रेडिएशन से ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, और काफ़ी हद तक हमारे पेशेंट
संतुष्ट होते हैं और उनको दर्द में पूरी तरह से उनके दर्द में उनको राहत मिल जाती है। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर हमसे जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए। तो आज हमने जाना कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि आपको कैंसर से बचा सकती है, आपको एलोपैथिक के जो है नुकसान से बचा सकती है दवाओं के। तो अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी चीज़ है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर समीर ने जितना भी कुछ बताया बहुत ही ये हम सब के लिए बहुत ही एक लाभदायक चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। उम्मीद करते हैं कि इससे अगर कोई ऐसा पेशेंट है तो इससे ज़रूर उन्हें फ़ायदा पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू।